Section 37A, capital gain on disposal of security. Subsection 1. The capital gain arising on or after the first day of July 2010 from the disposal of security other than a gain that is exempt from a tax under this ordinance shall be chargeable to tax at the rate specified in Division 7 of Part 1 of First Schedule. So subsection 1 ये कहता है कि अगर एक फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2010 यानी कि अगर आपको टैक्स ईयर 2011 में आप किसी कैपिटल सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ करके कोई गेन हासिल करते हो तो वो गेन जो है वो इस हेड कैपिटल गेन के अंदर चार्जेबल टू टैक्स होगा और किस रेट पर उस पर टैक्स लगेगा जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 की डिवीजन 7 के अंदर जो रेट बताया गया है उस हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कोई गेन आपको ऐसा हासिल होता है सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ करके जो कि एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है तो उस पर नहीं लगेगा, लेकिन जिस पर लगना है उस पर इस रेट के हिसाब से यहाँ पर प्रोवाइडेड उस पर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट इसमें दो प्रोवाइजो हैं कि दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी, यानी ये सेक्शन जो है बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी पर अप्लाई नहीं होता। और क्यों नहीं अप्लाई होता, जो इसका लॉजिक है वो फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ, तो लिहाजा इधर मैं कवर नहीं करूँगी। नेक्स्ट है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द डिस्पोजल फॉर शेयर। इसी तरह ये सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होता उन शेयर के उन शेयर्स के ऊपर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी मेड अदरवाइज देन थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज और विच आर नॉट सेटल थ्रू एनसीपीए। मतलब एक लिस्टेड कंपनी के शेयर जो कि डिस्पोज ऑफ होते हैं लेकिन जो एनसीसीबीआर के थ्रू सेटल डाउन नहीं होते और स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं होते, उनको डिस्पोज ऑफ करके जो गेन हासिल होता है उस पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। एंड थ्रू द एंशियल पब्लिक ऑफर ड्यूरिंग लिस्टिंग प्रोसेस, और इसी तरह जो एंशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू शेयर डिस्पोज ऑफ होते हैं उन पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। और क्यों अप्लाई नहीं होता इसका लॉजिक हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है, तो लिहाजा इधर हम अगेन डिस्कस नहीं करेंगे एक्सेप्ट वेयर द डिटेल ऑफ सच डिस्पोजल इज फर्निश टू एनसीसीबीएल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एंड टैक्स। लेकिन अगर वही कैपिटल लिस्टेड कंपनी के शेयर जो हैं उनकी डिस्पोजल ऑफ द शेयर की जो डिटेल जो है वो एनसीसीबीएल को फर्निश हो गई है कैपिटल गेन एंड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, तब उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, मतलब तब उन शेयर के गेन के ऊपर गेन टैक्स लगेगा। एंड द प्रीवियस सेक्शन 37 शैल अप्लाई अंडर सच डिस्पोजल ऑफ द शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी। और इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर जो लिस्टेड कंपनी के शेयर डिस्पोज ऑफ होते हैं एंशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू जो शेयर डिस्पोजल होते हैं उस पर सेक्शन 37 की प्रोविजन अप्लाई होती हैं। सब सेक्शन 1 स्टेट दैट द गेन अराइजिंग, और इसी तरह जो आपको सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ करके जो गेन अराइज होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है ए माइनस बी के फॉर्मूले के तहत। ए यहाँ पर जो है वो कंसिडरेशन है, मतलब जितने में आपने वो सिक्योरिटी बेची, और बी जो है वो कॉस्ट है, मतलब जितने में आपने वो सिक्योरिटी खरीदी थी। सबसेक्शन 2, द होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन शैल बी रिकॉर्ड। इसी तरह जो होल्डिंग पीरियड है सिक्योरिटी का अंडर दिस सेक्शन वो कैलकुलेट होगा, उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन की डेट से काउंट डाउन होगा। और स्टिल यानी होल्डिंग पीरियड कितना है, मतलब जिस डेट पे आपने एक्वायर किया से लेकर जिस डेट पे आपने डिस्पोज ऑफ किया, होल्डिंग पीरियड इस जो है वो ये इस टेन्योर के दरमियान जो टाइम पीरियड आएगा वो होल्डिंग पीरियड आपको कंसीडर किया जाएगा, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ डिस्पोजल दोनों शामिल होती हैं। यहाँ क्या कहते हैं, होल्डिंग पीरियड सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन शेल बी काउंट डाउन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। बेशक वो डेट ऑफ एक्वाइजेशन जो है वो 13 जून 2010 से पहले की है या बाद में, ये मैटर नहीं करता। से चलेगा किस डेट तक, टू द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जिस डेट पर आपने ये सिक्योरिटी डिस्पोज ऑफ की, लेकिन ये डिस्पोजल की डेट जो है वो होनी चाहिए 13 जून 2010 के बाद की। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी जिसको डिस्पोज ऑफ करके हम लोग कैपिटल गेन हासिल कर रहे हैं और उस पर गेन टैक्स लग रहा है, सिक्योरिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं अंडर दिस सेक्शन। सिक्योरिटी में द शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी वॉचर। अब मैं यहाँ पर भी बता दूँ कि सारे जो है फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिन्हें लिक्विड एसेट भी कहते हैं, जिन्हें आसानी से वो पैसों की सूरत में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सिक्योरिटी बेसिकली फाइनेंशियल एसेट है। तो इसमें सिक्योरिटी में जो जो चीज़ें आ रही हैं उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कंसीडर कर लो कि ये फाइनेंशियल एसेट होते हैं। तो इसमें सिक्योरिटी में आते हैं पब्लिक कंपनी के शेयर्स, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन के वाचर, मुदारबा सर्टिफिकेट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडेबल कैपिटल, डेप्ट सिक्योरिटी और यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अब ये वैसे बेसिकली चीज़ें क्या होती हैं इनको मैंने फर्स्ट वीडियोज़ के अंदर कवर किया हुआ, लिहाजा यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं डिटेल से, बस इतना आप सिर्फ माइंड में रखें कि ये फाइनेंशियल एसेट होते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन डेप्ट सिक्योरिटी मीन्स, अब डेप्ट सिक्योरिटी से क्या मुराद है। डेप्ट सिक्योरिटी में दो चीज़ें, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट डेप्ट सिक्योरिटी और गवर्नमेंट डेप्ट सिक्योरिटी आती हैं। आपके जो फिर नाम से लिखे हुए हैं इनको भी कवर किया हुआ है, तो लिहाजा डिस्कस करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इज क्लेरिफाइड दैट डेरिवेटिव प्रोडक्ट इंक्लूड
फ्यूचर कम्युनिटी कॉन्ट्रैक्ट। अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट में आ जाते हैं फ्यूचर कम्युनिटी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बेसिकली पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के मेंबर की तरफ से किए जाते हैं। और इसमें जो है ये मैटर नहीं करता कि ये जो जिन चीज़ों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इनकी फिजिकल डिलीवरी हो या नहीं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 3B। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी कंसीडर्ड एज अ सिक्योरिटी इफ सच कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी एट अ टाइम। अब वो कह रहे हैं कि पब्लिक कंपनी के शेयर जो है अंडर दिस सेक्शन तभी सिक्योरिटी कंसीडर किए जाएंगे कि जिस डेट पे ये अपने शेयर को डिस्पोज ऑफ कर रही थी उस टाइम पर ये कंपनी पब्लिक कंपनी थी या नहीं। इसी बेस पर जो है वो पब्लिक कंपनी के शेयर को जो है वो हम लोग सिक्योरिटी कंसीडर करेंगे। गेन अंडर दिस सेक्शन शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, यानी अंडर दिस सेक्शन जो आपको गेन हासिल हो रहा है, यानी कि कैपिटल सिक्योरिटी को फाइनेंशियल एसेट को डिस्पोज ऑफ करके जो आपको गेन हासिल हो रहा है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के अंदर ट्रीट किया जाएगा। ये बात इसलिए लिखी हुई है कि आपको जो इमूवेबल प्रॉपर्टी या जो एनी अदर एसेट में कैपिटल एसेट है उनको डिस्पोज ऑफ करके जो गेन हासिल होता है उसका अलग ब्लॉक है। मतलब सेम हेड है इन लोगों का, हेड तो कैपिटल गेन के अंदर इन पर टैक्स लगेगा, लेकिन इनका ब्लॉक है वो सेपरेट होगा। मतलब ये कि अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करके जो कोई गेन हासिल हुआ है उसमें अगर आपको कोई लॉस वगैरह हो जाता है तो वो कैरी फॉरवर्ड उसी ब्लॉक में होगा। और इसी तरह सिक्योरिटी को बेच के कोई नुकसान वगैरह हो जाता है तो वो भी उसी के ब्लॉक के अंदर डील होगा। और इसी तरह कोई मुनाफा हो जाता है तो वो भी उसी के रेट के ऊपर टैक्स उसके लिए हाथ से लगेगा। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस ऑर्डिनेंस वेयर अ पर्सन सस्टेन अ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन अ टैक्स ईयर, द लॉस शैल बी सेट ऑफ ओनली against the gain of a person from any other security chargeable to tax under this section and no loss shall be carried forward to the subsequent tax year। तो सबसेक्शन 5 सिंपल ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ किया टैक्स ईयर में और उस दौरान उसको सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ करते हुए उसे कोई लॉस हो गया, मतलब जितने में उसने खरीदी थी बेचते टाइम उसे उतनी अमाउंट में नहीं बिकी बल्कि उसकी सेलिंग प्राइस से भी से कम प्राइस में उसने बेची है, यानी कि उसे लॉस हो गया। तो अब इस सिचुएशन में जो उसका दूसरी सिक्योरिटी उसके कोई पास थी तो ये लॉस उसका कैरी फॉरवर्ड एडजस्टेबल होगा उन्हीं सिक्योरिटी के साथ ही हो सकता है। और आगे फर्दर सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर के अंदर वो लॉस वो अपना कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता। लेकिन आगे टैक्स ईयर 2019 के अंदर इसी सेशन के लिए एक प्रोवाइज़ो आई, क्योंकि हो सकता था कि आपको लॉस ज़्यादा हो जाता और आगे फिर वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते थे, इसका मतलब आप अपने लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए टैक्स ईयर 2019 के अंदर एक प्रोवाइज़ो ऐड हुई जिसके अंदर ये चीज़ रूट खोल दिया गया कि अगर आपको उस कैपिटल सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ करते हुए कोई नुकसान वगैरह हो भी जाता है तो अब आप उसको मज़ीद फर्दर 3 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर जो 3 आने हैं ना नेक्स्ट टैक्स ईयर तब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। सो प्रोवाइजर को कहता है प्रोवाइडेड दैट सो मच ऑफ द लॉस सस्टेन ऑन डिस्पोजल सिक्योरिटी इन टैक्स ईयर 2019 एंड ऑनवर्ड, यानी आपको टैक्स ईयर 2019 में उसके आने वाले टैक्स ईयर के अंदर कोई कैपिटल सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ करते हुए कोई लॉस हो जाता है दैट हैज नॉट बीन सेट ऑफ अगेंस्ट द गेन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी चार्जेबल टैक्स अंडर दिस सेक्शन shall be carried forward to the following tax year and set off only against the gain of a person for disposal of security charge tax under this section। तो अब ये जो लॉस है आपका वो आपने कोई दूसरी जो सिक्योरिटी से आपको उसी टैक्स ईयर के अंदर कोई गेन हासिल हुआ है ना तो उसी के अंदर ही आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। और अगर नहीं पूरा तौर पर एडजस्ट हो पाता तो फर्दर आगे नेक्स्ट जो रिमेनिंग टैक्स ईयर हैं आने वाले नेक्स्ट अपकमिंग उसमें आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट नो लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू मोर देन 3 टैक्स ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द टैक्स ईयर। जिस टैक्स ईयर के अंदर आपको लॉस हुआ था उससे आगे 3 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो पर उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपको गेन हुआ है 5 लाख का, लॉस हो गया आपको 20 लाख का। तो अब इस सिचुएशन के अंदर आप 20 लाख का लॉस हो गया। आप ये समझ लें कि आपके पास 2 सिक्योरिटी थी। एक सिक्योरिटी को जब आपने डिस्पोज़ ऑफ किया आपको 15 लाख का लॉस हो गया। एक सिक्योरिटी को जब आपने डिस्पोज़ ऑफ किया आपको 5 लाख का गेन हो गया। तो अब इस सिचुएशन में अब मैं ये दोनों एक ही ब्लॉक ऑफ इनकम में आ रही हैं। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें हम ये सिचुएशन कर सकते हैं कि उस 15 लाख का जो 5 लाख का लॉस है ना, 5 लाख के गेन के साथ ही एडजस्ट हो सकते हैं। अब बाकी जो है वो 20 लाख मुझे दूसरी जगह से गेन हुआ है और एक जगह पे मुझे 20 लाख का मुझे एक जगह पे नुकसान हुआ है और एक जगह पे 5 लाख का फ़ायदा हुआ है। तो अब इस 20 लाख में से आप ये इसको इस तरह लें कि अगर आपको एक सिक्योरिटी को डिस्पोज़ ऑफ किया तो आपको 5 लाख का फ़ायदा हुआ और दूसरी सिक्योरिटी को आपने डिस्पोज़ ऑफ किया तो आपको 15 लाख का नुकसान हो गया। तो अब इस सिचुएशन में इस साल में जिसमें आपको 5 लाख का गेन हुआ है तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम अपने ये सेम ब्लॉक ऑफ इनकम में आ रही हैं तो अब इस सिचुएशन में जो 15 लाख का आपको
एक जगह पे से नुकसान हुआ है और एक जगह पे प्रॉफिट हुआ है ना, तो उसी 15 लाख का इसमें आप एडजस्ट कर लेंगे। 5 लाख के गेन के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। अब आप जो आपका लॉस रह गया है जो कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो वो 10 लाख का है। आने वाले नेक्स्ट 3 टैक्स ईयर में कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें अगले साल आपको जब आपने सिक्योरिटी डिस्पोज़ ऑफ की, तो अब आपके पास जहाँ से फ़ायदा हुआ था उसके अंदर भी आपको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 लाख की फ़ायदा हुआ है। तो अब इस सिचुएशन में आप 10 लाख का आप लॉस अपना आप एडजस्ट कर सकते थे। तो फिर हम लोग 3 लाख कर लेंगे, अब 7 लाख का लॉस एडजस्ट कर सकते होंगे और 2 साल तक का ही आपके पास टाइम पीरियड है। अब आगे आपके पास फिर आगे फर्दर गेन आपको होता है अगले साल में, तो अब फ़र्ज़ कर लें आपको 5 लाख का गेन हो गया, तो 5 लाख का मैंने गेन एडजस्ट कर लिया अपने उस लॉस के साथ। अब मेरे पास सिर्फ़ 2 लाख का लॉस रह गया। अब नेक्स्ट टैक्स ईयर में अंदर जो मेरा अब आखिरी है, अगर मुझे अब इधर गेन ही 2 लाख का होता है, तो अब इस सिचुएशन में अपना लॉस ही सिर्फ़ द 2 लाख का रह गया, तो मैं एडजस्ट कर सकती थी। या अगर ये समझ लें कि अगर मुझे अब इस साल के अंदर भी लॉस हो गया, उस वाली जगह से भी गेन में से लॉस हो गया, तो अब मैं आगे नेक्स्ट आगे अब मेरे किसी टैक्स ईयर में मेरा ये 2 लाख का जो मेरा लॉस है, ये मैं अब कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकती क्योंकि टाइम पीरियड भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है सबसेक्शन 6, द टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द बोर्ड में प्रिस्क्राइब रूल्स। अब अंडर दिस सेक्शन जो है वो इसको यानी इस सेक्शन को इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए जो रूल मेकिंग अथॉरिटी है वो बोर्ड के पास है और बोर्ड जो है वो बेसिकली एफपीआर है। सेक्शन 37A था।